हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 MTS एग्ज़ाम जो कि पंजाब सर्किल में हुआ था 2021 में। आज हम लोग इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसका पहले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन पेपर 3 लैंग्वेज में था, इंग्लिश में, हिंदी में और एक पंजाबी में भी था। जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं उसमें आप प्रश्न को रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए और फिर अपना आंसर चेक कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न है रीयूज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एज, यानी कि डाक टिकट का जो पुनः उपयोग है एक बार यूज होने के बाद क्या उनका उपयोग दोबारा से किया जा सकता है या नहीं, ये पूछा गया था। या कौन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ये पूछा गया है ऑप्शंस में। तो जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं, जो डाक टिकट हैं, अगर उनका एक बार उपयोग कर लिया है किसी ने डाक बार के भुगतान के लिए, तो उनका दोबारा से यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि रीयूज ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स इज़ नॉट अलाउड। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं था, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है अलाउड, वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउड फॉर फिलेटेलिक पब्लिकेशंस, यानी कि जो फिलेटली प्रकाशन के जो लोग होते हैं क्या उनके लिए अनुमति है, बिल्कुल नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है अलाउड एज सर्विस स्टैम्प्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दूसरा प्रश्न है फ्रंट आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस बाई लाइसेंसी, यानी कि जो लोग फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेते हैं उनके द्वारा जो भी डाक होती है वो कितने पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्ट किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो जब भी जो लाइसेंसधारी होता है वो अपना लाइसेंस लेता है फ्रैंकिंग मशीन का, तो उस समय उनको बताया जाता है कि वो इन पोस्ट ऑफिस में, यानी कि नंबर ऑफ पोस्टेज होती है उनकी 2, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस उनको दी जाती है 2, उनको 2 पोस्ट ऑफिस में ही अलाउ किया जाता है कि वो अपनी जो डाक वस्तु है उसको पोस्ट कर सके, फ्रैंकिंग के जो आर्टिकल्स हैं उनको डाल सके। तो बेसिकली जब भी उनसे एग्रीमेंट किया जाता है या उनके लिए जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय उन पोस्ट ऑफिस का भी नाम स्पेसिफिकली दिया जाता है कि वो कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानते हैं। 3 में पूछा गया है कि लाइसेंसी इज एंटाइटल्ड फॉर हाउ मच कमीशन ऑन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स, यानी कि जो लाइसेंसधारी होता है, जो लोग फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेते हैं वो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल्स पर कितना कमीशन पाने के हकदार होते हैं। तो मैक्सिमम जो उनके लिए कमीशन बनता है अकॉर्डिंग टू मी, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज ऑल RMS ऑफिसेज जनरली बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन पेमेंट ऑफ, यानी कि बेसिकली ये पूछा गया है कि जो RMS की ऑफिसेज होती हैं वो छुट्टियों के दिन, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां होती हैं उन दिनों में, और जो संडे होते हैं, रविवार की छुट्टियां होती हैं, उन दिनों में भी ये रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को जब भी बुक किया जाता है तो वो लोग एक स्पेशल फ़ीस लेते हैं और उस फीस को क्या कहते हैं, लेट फीस। तो यही पूछा गया था कि उस फीस को क्या कहते हैं, तो उसे लेट फीस या विलंब शुल्क लेकर के उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको बुक कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स, कि जो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार के आर्टिकल्स को डिलीवर्ड किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जितने भी फुली पेड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उन्हें डिलीवर्ड किया जा सकता है, और जितने भी फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनको भी डिलीवर्ड किया जा सकता है, और फुली पेड बुक्स को भी इसके थ्रू डिलीवर्ड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑल अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फी फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल, के आर्टिकल को वापस लेने का शुल्क क्या होता है या कितना शुल्क लिया जाता है।
तो रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स की जो फीस होती है वो होती है 6 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड केयर ऑफ, यानी कि जो लोग इंडियन शिप्स पर काम करते हैं, इंडियन शिप्स पर जो लोग काम करते हैं, यानी कि बेसिकली जो लोग नेवी में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हैं नेवी में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनकी जो डाक है वो किन के एड्रेस पर भेजी जाती है। तो उनकी जो एड्रेस है उनकी जो डाक है, उनका जो एड्रेस है वो केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के लिए भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हाट आर पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल्स, यानी कि पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स जिनको एड्रेस टू मी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर भी कहते हैं, या एड्रेस टू अवेट अराइवल भी कहते हैं, या एड्रेस टू पोस्ट ऑफिस, यानी कि तीनों ऑप्शंस इस प्रश्न के लिए सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच इज़ करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकलों के पुनः निर्देशन के विषय में सही है। तो फ्री रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल इज अलाउड इन सेम पोस्ट टाउन और सेम पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और आपसे करेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, फ्री रिडायरेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज नॉट अलाउड। बेसिकली फ्री जो रिडायरेक्शन है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का वो अलाउड होता है, इसमें नॉट अलाउड था, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है कि फ्री रिडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज नॉट अलाउड, ये भी गलत है क्योंकि ये भी अलाउ होता है, फ्री रिडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज अलाउड। ऑप्शन नंबर डी में पार्सल विल बी चार्ज फॉर ईच रिडायरेक्शन विद फर्दर पोस्टेज अमाउंटिंग टू फुल ऑफ प्रीपेड रेट। बेसिकली ये फुल ऑफ प्रीपेड रेट नहीं होता है, ये होता है हाफ ऑफ प्रीपेड रेट होता है इसका सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें नॉट नहीं होना चाहिए था, इसमें भी नॉट नहीं होना चाहिए था, और इसमें हाफ की जगह फुल की जगह पर हाफ ऑफ प्रीपेड रेट होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं। 10 में है एवरी चेंज ऑफ एड्रेस रिटन इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर, प्रत्येक परिवर्तन दिए गए लिखित निर्देश कितने समय के लिए मान्य होते हैं। बेसिकली ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस से अन्य एड्रेस के लिए जब भी प्रस्थान करता है तो वो लोग पोस्ट ऑफिस के लिए अपना लिखित में देके जाते हैं कि मैंने ए नाम के पते से अपना शिफ्ट किया है अपना एड्रेस बी नाम पर, और बी नाम से अपना एड्रेस शिफ्ट किया है डी नाम पर और सी नाम पे, और सी नाम से शिफ्ट किया है डी नाम पर। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे ट्रांसफ़र करता है अपने एड्रेस को या चेंज करता है तो वो लिखित में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मेरी जो डाक है वो अब ए एड्रेस पर ना भेजने की बजाय मुझे बी एड्रेस पर दी जानी चाहिए, इंक्लूडिंग मनी ऑर्डर्स। तो इसके लिए जो एवरी चेंज ऑफ एड्रेस होता है तो रिटर्न के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कब तक वैलिड रहते हैं। तो रिटर्न के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 महीने तक वैलिड रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि आर्टिकल हुज एड्रेसेस ऑफ सेंडर और रिसीवर आर इनकम्प्लीट एज टू रेंडर डिलीवरी इम्पॉसिबल आर सेंट टू, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिन पर जो रिसीवर होता है या कहें एड्रेसी जो होता है या जो भेजने वाला होता है सेंडर जो होता है, इन दोनों के ही एड्रेस पर ये डाक अगर वितरित नहीं की जा सकती है। और ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस क्या करता है, तो ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस रिटर्न लेटर ऑफिस यानी कि वापस पत्र कार्यालय के लिए भेजता है, और वहाँ पर जा कर के ये जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पर रखे जाते हैं और कुछ समय बाद इनको डैमेज भी कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट क्लास मेल, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी की डाक कौन सी नहीं है। प्रथम श्रेणी की जो डाक होती है उसमें लेटर्स आते हैं, लेटर्स के साथ साथ उसमें पोस्ट कार्ड्स आते हैं, और पोस्ट कार्ड्स के साथ साथ में इसमें
लेटर कार्ड्स भी आते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं या 3 जो डाक वस्तुएं हैं, जैसे लेटर है, पोस्ट कार्ड है और जो लेटर कार्ड्स हैं, ये आते हैं फर्स्ट क्लास की मेल में। और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि बुक पैकेट्स के आर्टिकल्स हैं या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट्स के जो आर्टिकल्स हैं या ब्लेंड लिटरेचर पैकेट के जो आर्टिकल्स हैं, ये सभी आते हैं सेकंड क्लास की मेल में। तो ऑप्शन नंबर ए लेटर मेल फर्स्ट क्लास का है, पोस्ट कार्ड भी फर्स्ट क्लास की मेल होती है और लेटर कार्ड भी फर्स्ट क्लास की मेल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ब्लेंड लिटरेचर होती है सेकंड क्लास की मेल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मैक्सिमम वेट ऑफ द लेटर शुड नॉट बी मोर देन, पत्र का अधिकतम भार इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये पूछा गया है कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है लेटर के केस में। तो जब भी कोई पत्र भेजा जाता है या लेटर भेजा जाता है तो वो उसका जो मैक्सिमम वेट है वो 2 किलोग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि फॉलोइंग कैन बी अटैच्ड विथ पोस्ट कार्ड, निम्नलिखित में से पोस्ट कार्ड के साथ क्या संलग्न कर सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड के साथ में कुछ भी अटैच नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि द मैक्सिमम वेट ऑफ अ ब्लेंड लिटरेचर इज, यानी कि जो BLP होते हैं, ब्लेंड लिटरेचर के जो पैकेट्स होते हैं, उनका जो अधिकतम भार है, अन्य साहित्य का अधिकतम भार कितना हो सकता है, ये पूछा गया है। तो ब्लेंड लिटरेचर के जो पैकेट्स होते हैं, अन्य साहित्य का जो पैकेट होते हैं, उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट है 7 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि द मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल इज, यानी कि जो अपंजीकृत पार्सल होते हैं उनका अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो अनरजिस्टर्ड पार्सल का मैक्सिमम वेट 4 kg हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर, पंजीकरण किन के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि इफ़ वेट ऑफ पार्सल इज मोर देन 4 kg, अगर पार्सल का वेट 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि इफ़ इट इज़ एन इंश्योर्ड आर्टिकल, अगर कोई आर्टिकल इंश्योर्ड है तो उसे रजिस्ट्रेशन होना उसका कंपलसरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि इफ़ इट इज़ एन BP आर्टिकल, अगर कोई BP आर्टिकल है तो उस केस में भी उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है हाउ EMO इज पेड टू इलिटरेट पेई, यानी कि जो अनपढ़ प्राप्त करता है अगर किसी मनी ऑर्डर का, तो उस मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाएगा। अगर कोई ऐसा प्राप्त करता है EMO का, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मनी ऑर्डर आया है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उस केस में क्या करते हैं कि उसका जो अंगूठा निशानी है, थंब इम्प्रेशन है, अंगूठा निशानी जो है उसको लेते हैं और थंब इम्प्रेशन के साथ साथ में जो विटनेस होता है, गवाह होता है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि इन्होंने पेमेंट सही व्यक्ति को दिया है, यानी कि जो पोस्टमैन है या जो पेइंग ऑफिसर है, पेइंग ऑफिशियल है, उसने सही व्यक्ति को मनी ऑर्डर दिया है, इस बात का जो प्रमाण है वो विटनेस के रूप में देता है। तो जो EMO पेड है, इलिटरेट पेई का, वो मेक मार्क ऑफ थंब ऑन EMO इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि अल्ट्रेशन इन पेज नेम ऑन मनी ऑर्डर कैन बी डन, यानी कि मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता के नाम में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उस समय उनसे क्या शुल्क लेते हैं। तो एक मनी ऑर्डर को जब किसी नाम पर भेजा जाता है, एक नाम पर भेजा जाता है और जो भेजने वाला है वो चाहता है कि इस मनी ऑर्डर को इस नाम के व्यक्ति को ना दे करके अन्य नाम के व्यक्ति को दिलवाना है, यानी कि नाम में चेंज करना है, तो उस केस में जो कमीशन फर्स्ट टाइम पर लिया गया था, मनी ऑर्डर करते समय जो कमीशन लिया गया था, उतना ही कमीशन सेकंड कमीशन के रूप में दे करके कोई व्यक्ति अपने मनी ऑर्डर के
एड्रेस में चेंज करवा सकता है, नाम में चेंज करवा सकता है, पेई के नाम में चेंज करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑन कमीशन ऑफ सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर अवेलेबल, यानी कि डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कितनी पॉलिसीज उपलब्ध हैं। तो पीएलआई के अंतर्गत टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज अवेलेबल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर विच पीएलआई पॉलिसी कैन बी ऑब्टेन्ड, अधिकतम राशि यानी कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए डाक जीवन बीमा के अगर कोई लेना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति पीएलआई करवाना चाहता है तो मैक्सिमम वो 50 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं, यानी कि 50 लाख रुपए तक की डाक जीवन बीमा पॉलिसी पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस कोई व्यक्ति ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि डीमर्ज चार्जेस आर चार्ज आफ्टर हाउ मेनी डेज, यानी कि जो डीमर्ज के जो चार्जेस हैं, जो शुल्क है डीमर्ज शुल्क, वो कितने दिन के बाद वसूल किए जाते हैं। तो डीमर्ज के जो चार्जेस हैं वो 7 दिन के बाद लिए जाते हैं। 7 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं 8वें दिन से ये चार्ज लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें पूछा गया कि कितने दिन के बाद लगता है। तो 7 दिन के बाद लगता है और 8वें दिन से लगता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर इज वैलिड विदाउट सेकंड कमीशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यानी कि एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर दूसरे कमीशन के बिना कितने महीनों के लिए वैध होता है। तो जब कोई व्यक्ति इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेता है, आईपीओ लेता है, पोस्टल ऑर्डर जब भी लेता है तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 24 मंथ की। जब व्यक्ति फर्स्ट कमीशन के बराबर सेकंड कमीशन को पे कर देता है तो उस केस में उसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ और बढ़ जाती है, यानी कि जब भी सेकंड कमीशन पे करते हैं तो जो वैलिडिटी है आईपीओ की वो 36 महीने हो जाती है और फर्स्ट टाइम जब खरीदते हैं उसकी वैलिडिटी रहती है 24 मंथ्स की। तो इस केस में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कि ट्रांजिट मेल ऑफिस इज यूनिट ऑफ, ट्रांजिट मेल ऑफिस किसकी एक इकाई है। तो जो ट्रांजिट मेल ऑफिस है वो आरएमएस की एक इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि डिफाइन ट्रांजिट सेक्शंस को परिभाषित करें। ट्रांजिट सेक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रांजिट सेक्शंस जो होते हैं वो ट्रैवलिंग ऑफिस होते हैं आरएमएस की ट्रैवलिंग ऑफिस होते हैं, यानी कि ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। रेलवे मेल सेवा का यात्रा कार्यालय को ट्रांजिट सेक्शंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि रिकॉर्ड रूम ऑफ रेलवे मेल सर्विस इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो रिकॉर्ड ऑफिस होती है या जो रिकॉर्ड रूम होता है आरएमएस का, उसे क्या कहते हैं। तो रिकॉर्ड रूम जो होता है आरएमएस का वो एक स्टेशनरी ऑफिस होती है रेलवे मेल सर्विस की, जिसमें वर्क पेपर से रिलेटेड काम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बैंक कार्यालय नहीं है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस होती है डीबीओ जो होती है वो मेनली एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस और शॉर्टिंग रिकॉर्ड ऑफिस यानी कि एसआरओ और एचआरओ होती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस में ये हेड ऑफिस को भी एक डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, इसलिए इस प्रश्न में का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कि जो डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस होती हैं वो डिविजनल ऑफिस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि शॉर्टिंग बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन आर्टिकल आर इक्वल टू और मोर देन, यानी कि जो शॉर्टिंग बंडल होते हैं, जो छटाई बंडल होते हैं, उनको कब तैयार किया जाता है।
तो इन्हें तैयार किया जाता है जब आर्टिकल्स की संख्या 25 हो या इससे अधिक हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि रजिस्टर्ड बैग इज यानी कि जो पंजीकृत बैग होते हैं वो क्या होते हैं। तो रजिस्टर्ड बैग एक ड्यू बैग्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और जब भी रजिस्टर्ड बैग्स को बंद किया जाता है तो रजिस्टर्ड लिस्ट इसके साथ में भेजनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि ए ऑर्डर्स डिनोट्स चेंजेस इन, यानी कि जो ए आदेश होते हैं वो किन में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ए ऑर्डर्स डिनोट्स करते हैं चेंजेस इन शॉर्टिंग मेल। शॉर्टिंग मेल जो होती है, जो शॉर्टिंग लिस्ट होती है, शॉर्टिंग मेल जो होती है, ढांक छटाई जो होती है, उनमें परिवर्तन के लिए जो ऑर्डर्स निकाले जाते हैं उन्हें ए ऑर्डर्स कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ में हम लोगों ने GDS 2 MTS एग्ज़ाम पंजाब सर्कल में जो हुआ था उसके सॉल्यूशन को हम लोगों ने कर लिया है। और इसी के साथ इसी नोट पर करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।